आज के मुख्य समाचार। शिमला में दृष्टि बाधितों का संघर्ष जारी। अंग्रेजों के जमाने की धरोहर बनी शिमला की राज्य पुस्तकालय। शिमला में एचआरटीसी बस किराया बढ़ोतरी से जनता में रोष। हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित। मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत पर बड़ा खुलासा। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति अब साल में सिर्फ एक बार। चिट्टा तस्करी के आरोपी अम्मा चौथी बार गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सचिवालय के समीप धरना दे रहे दृष्टिबाधित संघ के आंदोलन को 50 दिन पूरे हो चुके हैं। अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठे इन लोगों को 15 मई तक सरकार से मुलाकात की उम्मीद थी, लेकिन अब वह उम्मीद भी टूट रही है। ऐसे दृष्टिहीनों में भारी निराशा है। धरना दे रहे दृष्टिबाधितों ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सीधा सवाल किया है, क्या सरकार हमें आत्मनिर्भर बनाना चाहती है या हाथ में कटोरा थमाकर भीख मांगने को मजबूर करना चाहती है। उन्होंने कहा कि बार बार आग्रह करने के बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब या वार्ता नहीं हुई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। संघ का कहना है कि वे किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रहेगा। जी, मेरा नाम राजेश ठाकुर, मैं रामपुर शहर का रहने वाला हूँ। जैसे हमारा पीछे 21 तारीख को हमारा आंदोलन हुआ था, चक्का जाम हुआ था, तो उसमें हमारे आदरणीय सामाजिक न्याय मंत्री धनीराम शांडिल जी के साथ बातचीत हुई थी और उन्होंने हमें 15 मई का टाइम दिया था कि 15 मई को आपके साथ मीटिंग ली जाएगी और आपके हर एक मुद्दे पे चर्चा की जाएगी, विस्तारपूर्वक चर्चा की जाएगी और उस चर्चा में जो भी निकल के आता है आपको दिया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात तो ये है, आज हमें खुले आसमान के नीचे 50 दिन हो चुके हैं। इन 50 दिनों में ना कोई अधिकारी हमसे मिलने आता है, ना कोई प्रशासन का मंत्री मिलने आता है, कोई भी हमसे मिलने नहीं आता है। जब जो भी आता है मीठी गोलियां दे के चले जाते हैं और बाद में अपनी कानून की वो हमें दे के कि कानून का पालन करो, आपको इतने बड़े मंत्री ने कहा है, आपका काम जरूर हो जाएगा। इसी तरह में आज 576 दिन हो चुके। 576 दिन कोई कम नहीं होते हैं। हम तो दृष्टिबाधित समाज है, हम देख नहीं सकते हैं। सरकार चाहती है सुन भी नहीं सकते। सरकार ये चाहती है क्योंकि जो हम सरकार से अधिकार मांग रहे हैं वो हम संविधान के तहत मांग रहे हैं, कानून के तहत मांग रहे हैं। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं मांग रहे। सरकार चाहती है कि ये गली गली हर चौराहों में दृष्टिबाधित समाज भीख मांगे। ऐसा व्यवहार वो हमारे साथ करना चाहती है क्योंकि आदरणीय सुक्खू जी ने खुद भी कहा था कि इनके अधिकार हम इन्हें बड़े जल्दी देंगे और अगर इनके नौकरी में नहीं रख पाएंगे तो किसी न किसी तरह इनको काम में लाएंगे। लेकिन आदरणीय सुक्खू जी मीडिया के पास कुछ कहते हैं, जनता के लिए संबोधित करते लिए कुछ कहते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो में आदरणीय सुक्खू जी एक पूरे भारतवर्ष में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो दिव्यांगों के लिए सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो सुक्खू जी है उन्होंने 3 बजट पेश किए। 3 बजट में ना वो दिव्यांगों के बारे में बातें करते हैं, ना दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाते हैं, ना दिव्यांगों के लिए कोई नई योजना लाते हैं और फिर कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन। कैसा व्यवस्था परिवर्तन? खोखला विचार वाले मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में आए हैं। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप हमें विवश न कीजिए। अगर आप हमारा काम नहीं करना चाहते तब भी आप मीडिया के माध्यम से कहिए कि हम अधिकार आप पे नहीं देंगे। उसके बाद हम अपना दूसरा रास्ता अपनाएंगे क्योंकि हमारी जो मजबूरी है उसका फायदा कौन उठा रहे हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार उठा रही है, प्रदेश के मंत्री लोग उठा रहे हैं, विधायक लोग उठा रहे हैं, शासन प्रशासन उठा रहे हैं। हम तो यही सरकार से कहना चाहते हैं कि अब आपने हमारी साथ साथ जितने भी हम दृष्टिबाधित समाज के भाई बहन है, हमारे साथ साथ आपने हमारे बाल बच्चों को भी मार दिया है। क्योंकि 1.5 साल का टाइम कम नहीं होता है। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े बूढ़े माँ बाप है, बुजुर्ग माँ बाप है। कैसे हम सड़कों पे ठोकरें खा रहे हैं 1.5 साल से। व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, दया भाव की बात करते हैं। आपको पता ही होगा, पूरी दुनिया को पता होगा, जब भी कोई सांसद जीत के आता है, विधायक जीत के आता है, मंत्री जीत के आता है, वो संविधान की कसम खाते हैं। उस संविधान की जो शपथ लेते हैं उस शपथ में एक लाइन होती है। वो लाइन होती है कि मैं प्रत्येक
दिव्यांगजन हो गए, चाहे सामाजिक न्याय के लोग हो गए, किसी भी तरह से लोग हो गए, उनके लिए बिना किसी द्वेष से काम करेंगे, एक समान विकास करेंगे। लेकिन आज वो धरी का धरी रह गई, उनकी सारी बातें ना 10 गारंटियाँ उनकी उधर से उधर हो गई। लेकिन दिव्यांगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार हम तो यही कहना चाहेंगे सुकून सरकार से, हमसे नहीं डरते आप, ब्लाइंड से नहीं डरते आप, कम से कम उस ऊपर वाले से डरिए। उपमंडल पालमपुर क्षेत्र के बिंद्राबन गांव में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए पुलिस ने राजकुमारी उर्फ अम्मा, उसकी पोती सपना देवी और दामाद सोमदत्त को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 7.21 ग्राम चिट्टा, 15,000 रुपए नकदी बरामद कर ली गई है। पुलिस की गुप्त सूचना के आधार पर यह छापा मारा। आरोपी अम्मा के खिलाफ पहले से ही NDPS एक्ट के तहत 3 मामले दर्ज है और वह जमानत पर रिहा थी, लेकिन जमानत के बावजूद वह नशा तस्करी का कारोबार लगातार करती आ रही थी। यह चौथी बार है जब अम्मा को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार अम्मा लंबे समय से पालमपुर क्षेत्र में चिट्टा तस्करी के धंधे में संलिप्त है। बीते कल पुलिस ने घर में तबीश दी, जहां पर उसकी पोती सपना देवी और दामाद सोमदत्त भी मौजूद थे। पूछताछ और सबूतों के आधार पर इन दोनों को भी इस अवैध कारोबार में शामिल पाए जाने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी अम्मा ने सरकारी भूमि पर अवैध रूप से भवनों का निर्माण किया हुआ है। इस पर कांगड़ा पुलिस ने उसकी संपत्ति को भी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं वन विभाग को भी रिपोर्ट भेजी गई है ताकि अवैध कब्जे पर कार्यवाही हो सके। विभाग की ओर से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। पालमपुर पुलिस की यह कार्यवाही क्षेत्र में नशे के खिलाफ सख्त संदेश मानी जा रही है। प्रशासन ने साफ किया है कि नशा तस्करी से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही जारी रहेगी, चाहे वो कितनी बार भी कानून को चकमा देने की कोशिश करे। शहर के हृदय स्थल पर स्थित ऐतिहासिक राज्य पुस्तकालय आज भी साहित्य प्रेमियों का प्रमुख आकर्षण बना हुआ है। अंग्रेजों के जमाने में स्थापित यह पुस्तकालय न केवल अपने समृद्ध संग्रह के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी सांस्कृतिक विरासत भी लोगों को आकर्षित करती है। राज्य पुस्तकालय की वरिष्ठ लाइब्रेरियन वीना शर्मा ने इस ऐतिहासिक भवन के बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह पुस्तकालय उस दौर की याद दिलाता है जब शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था। वर्षों से यह भवन ज्ञान का केंद्र बना हुआ है। वीना शर्मा ने बताया कि पुस्तकालय में बहुत सी पुस्तकें मौजूद है, जिसमें साहित्य, इतिहास, विज्ञान और कला से जुड़ी दुर्लभ किताबें शामिल है। यहाँ आने वाले पाठकों में छात्रों से लेकर शोधार्थियों और वरिष्ठ नागरिकों तक की बड़ी संख्या शामिल होती है। सुबह से शाम तक पुस्तकालय सदस्य से भरा रहता है। वीना शर्मा बताती है कि यह देखकर खुशी होती है कि डिजिटल युग में भी लोग किताबों से जुड़ाव बनाए रख रहे हैं। राज्य पुस्तकालय न केवल किताबों का भंडार है, बल्कि यह स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए भी एक सांस्कृतिक केंद्र बन चुका है। नमस्कार मैम, मेरा नाम वीना शर्मा है। मैं यहाँ पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन हूँ और मुझे तकरीबन 10 साल हो गए यहाँ पे। हमारी 3 लाइब्रेरीज है, एक विधानसभा में है मेन लाइब्रेरी जो है, और एक ये रिच पे है, दूसरी गांधी भवन में तीसरी लाइब्रेरी। तो मैं अभी मुझे यहाँ पे 1.5 साल हुआ। पहले मैं विधानसभा लाइब्रेरी में थी। हाँ जी मैम, ये अंग्रेजों के टाइम की बिल्डिंग है। काफ़ी सालों से ये हमारे पास है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास ये रेंट पे है बिल्डिंग। तो हम यहाँ अपनी लाइब्रेरी चला रहे हैं। तो हमारे पास तकरीबन यहाँ 200 बच्चे बैठते हैं हमेशा। 100 ऊपर, मतलब 70-80 के करीब ऊपर, और इतने ही नीचे भी बैठते हैं। हाँ जी मैम, हमारे 2 सेक्शन है। नीचे वाला सेक्शन सोशल, उनके वेलफेयर वालों के पास है। तो उनके पास तो कोई मेंबरशिप नहीं है। वहाँ सब रीडिंग करने आते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने आते हैं, वहाँ सीनियर सिटीजन भी आते हैं, पर हमारी मेंबरशिप है। हाँ जी, हमारे पास हर तरह की बुक्स है, पर जो हमारा मेन सेक्शन है वो हमारा विधानसभा में, यहाँ पे सिर्फ चिल्ड्रन सेक्शन है हमारा। यहाँ 14 साल तक के बच्चों की बुक्स है, तो उनके लिए हमारे पास हर टाइप की बुक्स है। हाँ, मैक्सिमम बहुत आते हैं, पूछने आते हैं ये कब से है, यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे लाइब्रेरी चलती है, हमने देखनी है। देखने मैक्सिमम लोग आते हैं, इसीलिए यहाँ पे रेनोवेशन का काम भी आजकल चल रहा है। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC द्वारा बस किराए में की गई 10 रुपए की बढ़ोतरी से शिमला के स्थायी निवासी नाराज है। किराए में अचानक हुई इस वृद्धि से आमजन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है, जिससे शहर भर में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि महंगाई पहले ही चरम पर है
और अब परिवहन सेवाओं के किराए में बढ़ोतरी से दैनिक यात्रा और भी मुश्किल हो गई है। विशेषकर नौकरी पेशा और छात्र वर्ग इस निर्णय से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। एचआरटीसी अधिकारियों का कहना है कि ईंधन की बढ़ती कीमतों और संचालन लागत को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाना पड़ा। हालांकि जनता का कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना या सार्वजनिक परामर्श के इस तरह की वृद्धि अस्वीकार्य है। अब देखना यह है कि प्रशासन जनता की मांगों को कितना गंभीरता से लेता है। क्या किराए में की गई यह बढ़ोतरी वापस ली जाएगी या नहीं? मुश्किल हो रही है लोगों को, छोटे से लेकर छोटे बच्चों को भी 10 रुपए, सबसे 10 रुपए, चाहे 1 किलोमीटर जाओ चाहे 2 किलो 10 रुपए। ये तो गलत है। ये कम करना चाहिए, जैसे पहले था वैसे ही करना चाहिए, या फिर बच्चों को कम ले लो। महिला से पहले बढ़ाते, पहले कम करते फिर बढ़ा लेते, ये तो गलत है। जैसे कि आपने अभी क्वेश्चंस किया है कि सरकार ने जो पैसे बढ़ा दिए गए हैं, इससे लोग कैसे सफ़र कर रहे हैं। अब आपको 2 किलोमीटर जाना है तब भी आपको 10 ही रुपये पे करने पड़ रहे हैं, आपको 7 किलोमीटर जाना तब भी आपको 10 रुपये पे करने हैं। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है, बच्चों के लिए भी हो गया है, लेडीज़ के लिए भी हो गया है। पहले करनी चाहिए थी मैम, जैसे 5% जैसे लेडीज़ का था 50% ऑफ था, ठीक है। मान लो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आप जा रहे हैं, 5 रुपये जेन्युइन, वो सही था। अब आप 2 किलोमीटर जा रहे हैं, 1 किलोमीटर जा रहे हैं, तब भी आपको 10 रुपये। देखिए, हमें तो लग रहा था कि किराया रिड्यूस होगा, लेकिन उन्होंने और बढ़ा दिया, तो महिलाओं को भी बहुत दिक्कत है। कंफर्टेबल सीट्स नहीं होती बसेस में। अब घोड़ा चौकी तारा देवी के आप एरिया में देखेंगे तो बसेस इतनी फुल जाती हैं कि बच्चों और महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है, और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी बहुत लोग सफ़र करते हैं। तो किराया और बढ़ा दिया है, कंफर्ट नहीं है बसेस में बिल्कुल भी, और किराए की बढ़ोतरी हो गई है। तो ये तो गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए। तो देखिए, दोनों में बराबर हो गया, और बसेस में कंफर्टेबल भी नहीं है, आपको सीट्स नहीं मिलती प्रॉपर, इतनी क्राउडेड बसेस जाती है। आप तारा देवी शोगी की देखिए, वहाँ बसेस नहीं होती, और जो भी जाती है इतनी फुल होती है, लोगों को बहुत दिक्कत रहती है। तो वो किराया आई थिंक कम होना चाहिए, उन्होंने और बढ़ा दिया, और लेडीज़ का भी और ज़्यादा कर दिया है किराया। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इस बार कुल परिणाम 79.8% रहा, जो पिछले वर्ष के 74.61% के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन को दर्शाता है। हालांकि परिणाम पिछले वर्ष की तुलना में 8 दिन देरी से जारी हुआ है। बेटियों ने इस बार भी परीक्षा में बाजी मारी है। टॉप 10 में कुल 117 छात्रों में से 88 छात्राएं और 29 छात्र शामिल है। बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने जानकारी दी है कि मार्च में आयोजित इन परीक्षाओं में प्रदेश भर से लगभग 95,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के लिए करीब 2300 केंद्र बनाए गए थे। इस बार बोर्ड ने कई नई पहल की। पहली बार OMR के शीट का इस्तेमाल किया गया और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन स्टेप वाइज मार्किंग के आधार पर किया गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को उनके प्रमाण पत्र डिजी लॉकर के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। बोर्ड ने ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों के लिए कक्षा 5वीं और 8वीं की मई-जून 2025 सत्र की रीअपियर परीक्षाओं की डेट शीट भी जारी कर दी है। सभी परीक्षाएं सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक होगी। बोर्ड ने डेट शीट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी है। बोर्ड के इस साल के परिणाम और नई व्यवस्थाओं को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। वहीं रीअपियर परीक्षाओं की जानकारी से विद्यार्थियों और अभिभावकों को तैयारी में सहायता मिलेगी। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के मुख्य अभियंता विमल नेगी की रहस्यमयी मौत के मामले में प्रशासनिक जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। आज शिमला में विमल नेगी की मौत को लेकर जनजातीय मंच ने प्रेस वार्ता कर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंच के प्रतिनिधियों ने कहा कि नेगी की मृत्यु को काफी समय बीत चुका है, लेकिन अब तक दोषियों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने यह भी खुलासा किया है कि नेगी का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया था, जिसकी जानकारी परिवार या मंच को पहले से नहीं दी गई। मंच का कहना है कि विमल नेगी की मौत अब भी एक रहस्यमय बनी हुई है और जांच में सामने आई कई तथ्यों की अनदेखी भी की जा रही है। उन्होंने मांग की है कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। तो आज जो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, स्वर्गीय विमल नेगी जी के साथ जिन परिस्थितियों में जो घटनाएं घटी है और उस सारे मामले में जो परिस्थितियां बनी और जो आज हालात सामने हैं, उन सारी चीजों को देखते हुए ये महसूस किया जा रहा है
कि आने वाले समय में इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर किसी भी ईमानदार, कर्मठ और योग्य लोक सेवकों के साथ इस तरह से वाकयात ना हो। और इस सारे प्रकरण में आज के संदर्भ में हम तो साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकार का जो रवैया इसके छानबीन को लेकर के सामने आ रहा है, वो नितांत ही एक तरफा और पूरे तरीके से संदेह के अंदर, संदेह के दायरे में है। निष्पक्ष जांच के लिए प्रभावित परिवार के तरफ से, पूरे किन्नौर के जनजातीय लोगों की तरफ से और यहाँ तक कि पूरे प्रदेश के जागरूक समाज की तरफ से नितांत लगातार मांग करने के बाद भी कि सारे प्रकरण को सीबीआई को सौंपा जाए और उनसे निष्पक्ष जांच की जाए। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश की सरकार और इस सरकार का जो रवैया सामने आया है, उससे यह साफ साफ जाहिर होता है कि इस मामले में सरकार का बहुत बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण भूमिका इसमें रही है। और हम तो यह साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि इस सरकार के अंदर जो भ्रष्टाचारियों का और माफियाओं का जो गठजोड़ जो बना हुआ है, उसी गठजोड़ के षड्यंत्र का एक परिणाम है जो विमल नेगी जैसे बड़े ईमानदार और योग्य आदमी उनके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी और उस सारे मामले को फिर बड़े तरीके से लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों को साल में केवल एक बार 31 मार्च को ही सेवानिवृत्त करने की योजना बनाई जा रही है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे आगामी कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो शैक्षणिक सत्र 2025-26 से यह नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सेवानिवृत्ति की यह नई पहल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की तर्ज पर लाई जा रही है, ताकि स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बना रहे और सत्र के बीच में शिक्षक पदों के खाली होने से बचा जा सके। वर्तमान में सत्र के बीच शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने से कई स्कूलों में पूरा साल शिक्षकों के पद खाली रह जाते हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर नकारात्मक असर पड़ता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। अधिकारियों के अनुसार विषय विशेष के शिक्षकों के समय से पहले सेवानिवृत्त हो जाने और नए शिक्षक की नियुक्ति में लगने वाले समय के कारण छात्रों की पढ़ाई बाधित होती है, जिससे परीक्षा परिणाम भी प्रभावित होते हैं। बता दें कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष शिक्षकों के तबादलों को भी केवल शैक्षणिक सत्र के अंत में करने का निर्णय लिया था, जिसके सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। इस फैसले से उत्साहित होकर अब शिक्षा विभाग ने सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया को भी साल में एक बार करने का कदम उठाया है। यह नई नीति से न केवल शैक्षणिक सत्र के दौरान स्थिरता बनी रहेगी, बल्कि शिक्षकों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सकेगी। कैबिनेट को प्रस्ताव में हरी झंडी मिलने के बाद इसे इसी सत्र से लागू कर दिया जाएगा।